Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 अगस्त 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही गई है, फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज अ चॉइस। देखो यार, मिस्टेक हर कोई करता है, हर किसी से मिस्टेक होती है, हर कोई डाउन आता है, लेकिन यहाँ पर ये एक एक्सीडेंट है। अब करना क्या है, ये आपकी चॉइस है कि मुझे वो जो मैं नीचे आया हूँ मुझे वहीं पर रुकना है या फिर मुझे उठकर आगे बढ़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस चीज़ को सोचना। तो यहाँ पर कोशिश कहने की यहाँ पर यही है कि देखो मिस्टेक हर किसी से होती है, लाइफ में उठो, आगे बढ़ो। हाँ, एक चीज़ का ये ध्यान रखना, जो मिस्टेक आपने पहले करी है वो मिस्टेक लाइफ में दोबारा नहीं दोहरानी है। हालांकि आप लोग सौयों मिस्टेक करो अलग अलग, लेकिन क्या है, जो पहले करी है मिस्टेक वो वाली मिस्टेक दोबारा कभी लाइफ में दोहरानी नहीं है। और साथ ही साथ अगर डाउन आए हो तो यहाँ पर उठना है और भागना है, और ऐसे भागना है कि आसपास वाले देखें यार ये कैसे इतनी तेज भाग रहा है और वो लोग भी डर जाएं। तो इस तरीके से आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट कोट लगा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। नाउ बढ़ते हैं आगे। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर फॉलो करना और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के वीडियो में। तो आज हम लोग सबसे पहले आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा जबरदस्त आर्टिकल होने वाला है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें आज सीख कर जाने वाले हो आप लोग। तो सेशन को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। तो देखो यहाँ पे पहले आर्टिकल में चर्चा ये हो रही है कि इंडियाज केस ऑफ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। अभी देखो एक मुद्दा उठा है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनका कहना यह है कि इंडिया जो है परमानेंट सीट के लिए एक तरीके से नहीं सही है। एक तरीके से आप कह सकते हो इस चीज़ को ये फेवर कर रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए यूएनएससी के अंदर। तो इसका डिस्कशन होगा कि इंडिया को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देन उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, ये भी बहुत जबरदस्त आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में देखने को मिला है। हुआ क्या है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने मिलकर कोलैबोरेशन क्या है, आपस में मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए। अब ये जो इश्यूज है ना, इसके अंदर बेसिकली 4 इश्यूज हैं, वो क्या क्या है आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर को लाया गया है। अब यानी इसके अंदर प्लास्टिक भी मिक्स करी गई है। अब इससे एनवायरमेंट को क्या फायदा होगा, इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, और भी वेरियस चीजें आप लोग को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। पेटेंट्स के बारे में जानोगे, केवीआईसी के बारे में जानोगे, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद अगेन एक और एनवायरमेंट का आर्टिकल है, पेंगोलिन के बारे में चर्चा की गई है। न्यूज में है पेंगोलिन पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आज हम लोग पेंगोलिन के बारे में सारी चीजें कवर करने वाले हैं, क्या होता है पेंगोलिन, और उसके साथ साथ इनकी फैमिलीज के बारे में और भी बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त आर्टिकल है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा हो रही है। ये न्यूज में देखने को मिला है, इसके अंदर बदलाव हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी का जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। पूरी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं, मतलब एक और जबरदस्त आर्टिकल। देन उसके बाद यहाँ पर 2 आर्टिकल मैंने स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आपको मालूम है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास लगभग इंडिया के पास 7 मेडल आ चुके हैं। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इनकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बजरंग पूनिया, तो इन दोनों के बारे में डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करने वाले हैं गुरुद्वारा थाला साहिब के बारे में। ये अफगानिस्तान के अंदर एक क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर जो निशान साहिब होता है उसको हटा दिया गया है तालिबान के द्वारा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस गुरुद्वारा थाला साहिब की लोकेशन। ओके, मतलब सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं फिर से बोलूंगा, आप लाइक करना भूल जाओगे तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से वीडियो भी ज्यादा दूर तक रीच करता है, प्लस उसके बाद सपोर्ट भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाते हो आप लोग। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, और यहां पर आता है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल। और सबसे जो पहला आर्टिकल होने वाला है वो होगा इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड, मतलब आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह है पहला आर्टिकल, इंडियाज केस ऑफ परमानेंट सीट इन यूएनएससी को लेकर चर्चा करेंगे। देखो ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखो अगर हम अपने भूतकाल की बात करें, पास्ट की बात करें,
तो बराक ओबामा साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप दोनों का जब एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो दोनों ने मिलकर इंडिया को सपोर्ट किया कि हाँ भाई इंडिया के पास ना एक परमानेंट सीट होनी ही चाहिए। कहां पर? यूएनएससी के अंदर। आपको मालूम होगा ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर 15 सीट आपको देखने को मिलेंगी, 10 जो है नॉन परमानेंट सीट हैं और 5 जो है परमानेंट सीट हैं। अब यूएनएससी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा आगे, अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं इसके बारे में। तो यहां पर जो 5 परमानेंट सीट है ना, तो यहां पे बोला जा रहा है इंडिया की जगह भी परमानेंट सीट के अंदर होनी ही चाहिए। इंडिया के पास भी थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए जो कि इन परमानेंट सीट वालों के पास पावर देखने को मिलेगी। अब यहां पर यह मानना था कि इसका बराक ओबामा का और डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या है, एक स्टेटमेंट जारी किया है, कहा कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जो कि करंट के टाइम पर प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो अपना हाफ हार्टेड व्यू दिया है इस इशू के ऊपर। एक तरीके से सपोर्ट ही नहीं किया है इंडिया को कि हाँ यार इंडिया के पास एक परमानेंट सीट होनी चाहिए यूएनएससी के अंदर। तो यहां पे जो बाइडेन थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आएंगे, तो उसके बारे में यहां पे चर्चा में देखने को मिला है। अब यहां पर जो रिसेंट व्यू पॉइंट्स आए हैं उसकी अगर हम लोग हाईलाइट्स के बारे में चर्चा करें तो पहला यहां पे आपको यह देखने को मिलेगा, यूएस जो है ना वीटो पावर को बढ़ाने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। एक तरीके से यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज को कि वीटो पावर्स को बढ़ाया जाए। अब ये वीटो पावर्स क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, बट मैं अभी यहां पर बता देता हूं। मैंने आपको बताया यूएनएससी के अंदर 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं। अब जो ये परमानेंट मेंबर्स है ना, इनके पास ये वीटो पावर देखने को मिलेगी और ये ऐसी पावर है जो कि किसी भी डिसीजन को पलट सकती है। मतलब ये जो 5 मेंबर हैं ये पूरा का पूरा रूल चला सकते हैं। मान लो सभी मेंबर ने मिलकर किसी डिसीजन को डिसाइड किया है कि हाँ इसको आगे लेकर चलना है, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना एक वीटो को इस्तेमाल किया है तो फिर वो आगे ड्राफ्ट पास नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब जिसके पास भी परमानेंट, जो भी परमानेंट कंट्री है, इनके पास जो वीटो पावर है ये काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको देखने को मिलेगा। चाइना है, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये 5 कंट्रीज आपको यहाँ की परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यूएस जो है सपोर्ट नहीं कर रहा कि वीटो पावर को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। ऑब्वियसली बात है इंडिया ऐड होगा तो एक की जगह यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो यूएस इसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो यूएस के एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो मना कर दिया है। क्यों? ये क्या कहते हुए कि देखो यूएस जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर परमानेंट मेंबर के अंदर, तो यूएस को और भी मेंबर्स को सपोर्ट करना होगा। जैसे कि जो G4 मेंबर्स हैं, जापान, जर्मनी, ब्राजील, यहां पर और भी मेंबर्स हैं, उनको भी यहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ऐसा यहां पे यूएस का कहना है। मतलब घुमा फिरा के जो है इंडिया को एक तरीके से मना ही किया जा रहा है इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन ये है कि देखो आज के टाइम पर जो यूएनएससी है ना, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है रिफॉर्म्स लाने की, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसके अंदर बदलाव करने की। और वो बदलाव क्या क्या हो सकते हैं? बदलाव पहला ये हो सकता है कि अनडेमोक्रेटिक नेचर हम लोगों को बनाना पड़ेगा इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब आप कहोगे अनडेमोक्रेटिक नेचर, बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पर हो क्या रहा है ना कि देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसी चीज देखने को मिल ही नहीं रही है। जो भी यूएनएससी मैंने आपको बताया 15 मेंबर्स है, तो 15 मेंबर्स में से जो ज्यादा मेंबर्स है वो नॉर्थ अमेरिका के देखने को मिल जाएंगे, यूरोप के देखने को मिल जाएंगे। तो यही कंट्रीज हैं इसके अंदर ज्यादातर, ठीक है। एशिया जो है, एशिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर हम बात करें अफ्रीका का, तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक नेचर देखने को मिल रहा है। क्या मतलब कि जो है दुनिया भर से इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो देना चाहिए था, इक्वल कंट्रीज को यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद क्या होता है, जो यहां पर यूएनएससी है इसके अंदर आज के टाइम पर जो वीटो पावर दे रखी है इन 5 कंट्रीज को, उनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, ठीक है। उन पावर्स का बहुत मिसयूज हो रहा है, ऐसा यहां पे बोला गया है। तो दूसरा बदलाव हम लोग को यहां पे वीटो पावर को लेकर करना ही पड़ेगा। अगर हम बहुत बड़ा एग्जांपल ले तो यूएस सामने है, यूएस के पास वीटो पावर है और यूएस ने बहुत बार इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया है टू सपोर्ट द इजराइल। जो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, आपको मालूम होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग क्या हुआ है, हर बार जो है इजराइल को यूएस सपोर्ट करता है वीटो पावर का इस्तेमाल करके। यहां पे आप देख सकते हो 16 बार यहां पर इस रिजोल्यूशन को उन्होंने यहां पर कास्ट किया है और इजराइल को सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन ने। तो आप समझ सकते हो कि वीटो पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अपने ही सपोर्ट में, अपने ही रिलेशन को यहां पर ये लोग बचाते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहां पर एक और दिक्कत यह है लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पे कोई तरीका ही नहीं है, चीजें चल रही हैं, ठीक है। यहां पे कोई भी, जैसे मेन फोकस करना चाहिए था हम लोग का ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, यानी दुनिया भर के अंदर जो इश्यूज हैं जैसे कि टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था और आज के टाइम पर पैंडेमिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कंट्री के अंदर जो यूनिटी होनी चाहिए इन यूएनएससी के अंदर, वो चीज नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, उसको हम लोग को यहां पर लाना पड़ेगा। देन उसके बाद इन सारे फैक्टर्स के अलावा अगर हम बात करें जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है, ये जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं पहले वाले
फॉर्मर बोला गया है, जो पहले वाले ये जनरल थे जिनका नाम था कोफी अनन, इन्होंने जहां तक ये भी बोल दिया ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि यूएनएससी है, इसको यहां पर चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसके अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया कि क्या क्या ज़रूरत है यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म लाने की, क्योंकि ये इसके अंदर कमियां हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है केस फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन यूएनएससी, मतलब कि यहाँ पर इंडिया को एक परमानेंट मेंबर क्यों होना चाहिए यूएनएससी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे मेंस में भी ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हर जगह पर ये रिलेट कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर क्यों होना चाहिए, तो पहली चीज अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन का। तो पहली चीज तो ये हो गई, फाउंडर होने के बाद भी आपने इसको परमानेंट मेंबर नहीं बता रखा है। उसके बाद इंडिया जो है आज के टाइम तक लगभग 8 बार इलेक्ट हो चुका है 2-2 साल के लिए, तो आप समझ सकते हो इतनी बार इलेक्ट होने के बाद भी यहां पर परमानेंट सीट नहीं मिली है। इलेक्ट हुआ है मतलब कैसे, नॉन परमानेंट मेंबर बना है इतनी बार, तो कम से कम इतनी बार इलेक्ट होने के बाद कि मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर परमानेंट मेंबरशिप तो मिलनी ही चाहिए थी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकंड पॉपुलस कंट्री है दुनिया भर की, आने वाले टाइम पर एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा दुनिया भर में, तो फिर इसको एक परमानेंट मेंबरशिप तो मिलनी ही चाहिए थी यूएनएससी के अंदर। तो इस चीज़ को देखकर भी यहाँ पर मेंबरशिप नहीं मिली हुई है। देन उसके बाद इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसा बोला जाता है। यूथ सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है दुनिया भर में अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं एक परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर डेफिनेटली बनती थी इंडिया के लिए, लेकिन वो चीज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। देन उसके बाद यहां पे बोला गया है इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट है उसके बारे में चर्चा करी गई है। अगर हम बात करें तो इंडिया ने और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर रखे हैं, जैसे कि इंडिया के पास स्टेटस है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का, यहां पर एक तरीके से इसको स्टेटस मिला था 1998 के अंदर, तो आप कह सकते हो ये सारी स्टेटस भी हैं। प्लस इंडिया ने और भी वेरियस एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है, चाहे वो एमटीसीआर हो, वेसेनर एग्रीमेंट हो। उसके बाद यहां पर इंडिया जो है दुनिया भर में एक डाइवर्स तरीके से वर्क कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, इकोनॉमिक्स, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी एरियाज के ऊपर यहां पे फोकस कर रहा है। ठीक है, आज के टाइम पर एक तरीके से डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट करता है इंडिया आज के टाइम पर अगर हम बात करें। और यहां पे आप कह सकते हो इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है, तो इसको यहां पर डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट यहां पर एक चीज ये बोलता है कि देखो इंडिया जो है ना एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। अब ये क्या है, देखो यहां पे क्या है ना, इंडिया ने एक तरीके से फॉलो किया था नॉन अलाइन मूवमेंट को। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या है यहां पे हम लोग समझते हैं। तो देखो इन द पास्ट अगर हम बात करें इतिहास की, तो इंडिया को ऑफर किया गया था कि इंडिया यूएनएससी को ज्वाइन करे। अब ये ऑफर किसने किया था, तो 2 सुपर पावर्स हुआ करती थी दुनिया की, वो कौन कौन सी है, यूएस और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर तो टूट गया, उसके बाद सारी कंट्रीज बढ़ गई, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये सुपर पावर्स हुआ करती थी। 1950 और 1955 की बात है। इंडिया को ऑफर किया गया आओ भाई यूएनएससी को ज्वाइन कर लो। हाउएवर इंडिया ने बार बार इसको डिनाई किया और इंडिया ने एक तरीके से डिनाई कर दिया कि हम लोग जो है क्योंकि इनके बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर पूरी पॉलिटिक्स चल रही थी, इसकी वजह से इंडिया ने इसको डिनाई भी किया। लेकिन करंटली बात करें 2021-22 के अंदर इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूएनएससी का। साथ ही साथ ये जो अगस्त महीना चल रहा है 2021 का, इंडिया यहां पर प्रेसिडेंसी भी निभा रहा है यूएनएससी की, और आने वाले टाइम पर अगले साल शायद दिसंबर में भी इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है यूएनएससी की। तो आप कह सकते हो इतना कुछ हो चुका है, इंडिया यहां पर इतना कुछ अचीव कर चुका है, फिर भी यहां पर इसको एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। उसके बाद यहां पर और क्या बोला गया है, देखो आज के टाइम पर इंडिया को यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिलने के बीच में क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, क्या क्या अड़चने हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली अड़चन ये आती है कि आर्गुमेंट ये उठाया जाता है इंडिया ने आज तक कितना कुछ भी अचीव कर लिया हो, लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसको साइन नहीं किया है। एक ट्रीटी होती है, इसको साइन करना है, लेकिन यहाँ पे इसको साइन नहीं किया। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया ने कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1996 की थी, इसको भी साइन नहीं किया है। इसको साइन करने से मना कर दिया है कि न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया जाएगा, कंट्री के अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि हाँ भाई ये सबसे बड़ी अड़चन है, इसकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। दूसरी प्रॉब्लम चाइना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना, जो कि आज के टाइम पर एक परमानेंट मेंबर यूएनएससी के अंदर और जिसके पास वीटो पावर देखने को मिलेगी यूएनएससी के अंदर। और ये आपने वही वीटो पावर आप कह सकते हो कि इसका एक सबसे बड़ा ये पावर देखने को मिलेगा। उसी के बाद इंडिया के जितने भी एफर्ट है, इंडिया जितने भी एफर्ट लगा रहा है कि वो एक परमानेंट मेंबर बन सके, लेकिन उसमें बीच में चाइना बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है। चाइना यहाँ पर चीज़ों को पीछे घसीट लेता है।
उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया का एक और रीज़न ये भी है जिसकी वजह से परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है, वो है इंडिया का जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि अंदर जो रैंक है वो काफ़ी पिछली भी रैंक है। अगर हम बात करें पुअर परफॉर्मेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी ह्यूमानव का जो है विकास नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की जो कैपेसिटी है मिलिट्री पावर को लेकर वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो भी यूएस और रशिया के ऊपर काफ़ी सारे मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट्स है वो हम लोग परचेज करते हैं। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है, मतलब काम आने वाला है डेफिनेटली आने वाले टाइम पर। उसका यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, जैसे हमने अभी पूरे आर्टिकल में चर्चा करी है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पर ये इसका लोगो हो गया। यहाँ पर 15 मेंबर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया 5 कौन से हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएस। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि देखो जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर देखने को मिलेगा, राइट टू वीटो है, और यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो इसी का इस्तेमाल करके चीज़ों को रोक भी दिया जाता है। और अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा वीटो को इस्तेमाल किया है, तो टॉप पर आता है यूएसएसआर, प्लस उसके बाद आता है यूएसए। इन्होंने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। सबसे कम इस्तेमाल किया है वीटो पावर का वो है चाइना। चाइना और रशिया ने वीटो किया है, लगभग 4 बार वीटो किया है सीरिया के ऊपर 2011 के अंदर। उसके बाद आप कह सकते हो यूएस ने यहाँ पर वीटो किया है लगभग 42 बार इजराइल के लिए 1972 से। उसके बाद फिलिस्तीन ने आप कह सकते हो फिलिस्तीन आज के टाइम पर यूएन का मेंबर नहीं बन पाया है, और फुल मेंबरशिप के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो फिलिस्तीन हैज़ नॉट बिकम अ यूएन मेंबर, एज अ फुल मेंबरशिप रिक्वायर्स यूएनएससी अप्रूवल, और इसके लिए क्या चाहिए, यूएनएससी का अप्रूवल चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो अभी अप्रूवल नहीं है। उसके बाद जो चाइना है, चाइना ने भी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसके लिए, ताइवान के लिए इस्तेमाल किया है। जो ताइवान है बेसिकली यहाँ पर ये बोलते हैं कोई भी सोवरेन कंट्री नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ताइवान को हम लोग यूएन के अंदर यूएन मेंबरशिप नहीं देने देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने इन कंट्रीज ने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आज के टाइम पर जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है परमानेंट मेंबरशिप को लेकर, कि इनकी जो परमानेंट मेंबरशिप है ना वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीटो पावर का ये लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग मिसयूज बोल सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पे आता है अगला आर्टिकल, बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड सिक्योरिटी को लेकर। यानी इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर आपस में कोलैबोरेशन किया है, मिलकर काम करेंगे किस चीज़ के ऊपर, सिक्योरिटी को लेकर काम करेंगे। अब सिक्योरिटी भी बेसिकली 4 सेक्टर में होगी, वो किस किस चीज़ को लेकर होगी आगे डिस्कशन होगा। यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या है, जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग को होस्ट किया है श्रीलंका ने। इसके अंदर इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स तीनों ही कंट्री थी। तीनों ने मिलकर डिस्कस किया है कि हम लोग 4 पिलर्स के ऊपर काम करेंगे जो कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर वर्क करने वाला है। अब जो 4 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मैरीन सिक्योरिटी, यानी कि जो समुद्र के अंदर है वहां पर सिक्योरिटी को मेंटेन करा जाएगा, मानव की जो तस्करी होती है उसको रोका जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाएगा, टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा, जो साइबर सिक्योरिटी उसको प्रमोट किया जाएगा। तो इन 4 एरियाज के ऊपर ये तीनों कंट्रीज वर्क करने वाली हैं। नाउ ये जो मीटिंग है बेसिकली इसको हेल्ड किया गया था अंडर द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, यानी जो मीटिंग हुई है किसके अंडर में हुई है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंडर में हुई है। और एक तरीके से यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज तो इनके बीच में मीटिंग हुई है, साथ ही साथ बाकी 3 कंट्रीज थी जिन्होंने ऑब्जर्वर की तरह काम किया, यानी इस मीटिंग को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया है। जो ऑब्जर्वर वाली कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है बांग्लादेश, सीचिल्स और मॉरिशस। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड की कि एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देखो पहले यहाँ पर इससे पहले भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं इनकी ट्रायलेटरल मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पर इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे। इन तीनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग कब हुई थी, नवंबर 2020 के अंदर कोलंबो में ये मीटिंग हुई थी, और उसी टाइम पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसका नाम रखा गया था। और एक तरीके से इस ट्रायलेटरल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, इन तीनों कंट्रीज का जो फ्रेमवर्क है इसको बनाया गया था 2011 के अंदर। इसका जो मेन मकसद है वो है इंडियन ओशन जो कंट्रीज हैं एक तरीके से उनको उसके अंदर जो सिक्योरिटी उसको मेंटेन रखना, खासकर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी मैटर्स है उनके ऊपर वर्क करना। आज के टाइम पर इसको और ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। वाइडर कॉन्सेप्ट मतलब कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ के ऊपर ये कंट्रीज फोकस करती हुई नजर आएंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो करेंटली जियो स्ट्रैटेजिक डायनामिक आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखो जो आज के टाइम पर जो इनिशिएटिव है ना,
ये एक तरीके से ग्राउंडेड इन मिलिट्री और सिक्योरिटी कोलेब्रेशन को लेकर वर्क किया गया, जैसे मैंने आपको बताया सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज वर्क कर रही हैं। और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक डायनामिक देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे बहुत सारी कंट्रीज के रिलेशन के अंदर। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए भी हम लोग को इसकी आवश्यकता है। अगर हम लोग बात करें श्रीलंका को लेकर, तो देखो अभी पिछले साल हुआ क्या है कि इंडिया को लेकर काफ़ी सारे सिक्योरिटी कंसर्न है, चाइना को लेकर, क्योंकि श्रीलंका के अंदर चाइना का बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चाइना जो है बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, इनफैक्ट इंडिया का जो सदर्न बॉर्डर है वहां के पास ही डेवलपमेंट कर रहा है, तो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। उसकी वजह से यहां पर इंडिया को श्रीलंका मालदीव्स के साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मालदीव्स का एंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा क्वाड कंट्रीज के साथ। क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन चारों कंट्रीज को यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो मालदीव्स एंगेज कर रहा है, और मालदीव्स जो है यहाँ पर वर्क करेगा डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर, यानी डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और खासकर हमारा फोकस भी यहाँ पर चाइना के ऊपर ही रहने वाला है कि चाइना को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है। अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमने चर्चा करी है, इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव्स है, इन तीनों की जो लेटेस्ट मीटिंग है क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसके हाइलाइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस मीटिंग का जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करना, कहां पर इंडियन ओशन रीजन के अंदर, क्योंकि जो ये इंडियन ओशन रीजन है यहां पर चाइना का प्रेजेंस ना बढ़े इतना, उसकी वजह से यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा रहा है इन तीनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, लगभग जो ये 6 कंट्रीज हैं इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया है। 6 कंट्रीज कौन सी हैं, क्योंकि 3 इसके अंदर ऑब्जर्वर भी हैं, ऑब्जर्वर वाली कंट्रीज मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इन्होंने फोकस किया है कि हम लोग देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म काउंटरिंग है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म प्रोटेक्शन है, और भी वेरियस चीज़ें हैं, एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पूरी तरह से कोलैबोरेट कर रही है कहीं ना कहीं कंट्रीज। ओके, यहाँ पे ज़्यादातर कॉपरेशन होगा जॉइंट एक्सरसाइज के ऊपर। मैंने जैसे बताया मैरीटाइम सिक्योरिटी को बिल्कुल टॉप पर रखा है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे समुद्र के अंदर सिक्योरिटी देखने को मिल रही है तो फिर यहाँ पर नेवीज का वर्क भी होगा, तो जॉइंट एक्सरसाइज भी यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। प्लस मैरीटाइम की चर्चा हुई है, तो मैरीटाइम के अंदर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे शिप के थ्रू काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, शिप के अंदर से ऑयल निकल जाता है या फिर शिप के अंदर आग लग जाती है, तो उसके वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पोल्यूशन हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो तीनों कंट्रीज मिलकर इस पर्टिकुलर कोई भी कंट्री के आसपास अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो वहां पर तीनों कंट्रीज मिलकर वर्क करती हुई नजर आएंगी। ओके, यहां पे देखो मैंने बताया कोई भी पॉल्यूशन एक्सीडेंट हो जाता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जैसा भी हाल ही में हुआ था, श्रीलंका के पास एक शिप के अंदर आग लग गई थी और काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हुआ था। ठीक है, एमवी एक्सप्रेस पर्ल हो गया, एमटी न्यू डायमंड हो गया, एमडब्ल्यू वाकाशी हो गया, तो ये शिप्स हैं जो कि अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है इनके साथ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब इस मीटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो देखो ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम पर हम लोग इसके जो मेंबर्स है इसको बढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर बांग्लादेश, मॉरिशस को भी हम लोग ऐड करने वाले हैं, और फोकस यही है कि देखो यार हम लोग आपस में डीपन बहुत तरीके से गहराई तरीके से इंगेज कर सकें, प्लस जो है बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनको टैकल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल चाइना की यहाँ पर बात करी गई है, और फिर आने वाले टाइम पर 6 कंट्रीज इसके अंदर होने वाली हैं जो कि मिलकर काम करेंगी इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और एक तरीके से आप कह सकते हो सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो सेक्शन होने वाला है हमारा एनवायरमेंट का होने वाला है, यानी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन होगा। यहाँ पे एक आर्टिकल है, चर्चा हो रही है प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है इन्होंने एक तरीके से एक सिक्योर्ड पेटेंट रजिस्ट्रेशन लिया है अपना इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर के लिए, यानी कि जो ये प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर है इसके लिए पेटेंट लिया है। अब यहाँ पे पेटेंट क्या होता है उसके बारे में अभी आप लोगों को इस आर्टिकल के लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग इस प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर प्लास्टिक को भी मिक्स किया गया है, प्लास्टिक भी मिलाया गया है, और यहाँ पे बोला गया है ये एक इको फ्रेंडली है। अब इस प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर को डेवलप किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट रीप्लान। अब ये रीप्लान प्रोजेक्ट क्या है, यह है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, तो इसके अंडर में इसको डेवलप किया गया है। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 के अंदर। अब यहाँ पर जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये केवीआईसी का एक पार्ट था। ठीक है, केवीआईसी क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्री, तो यहाँ पर इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक तरीके से जो ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, अब यहाँ पर इसके अंडर में एज अ पार्ट इसको शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर फोकस रखते हुए। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, अभी जो ये प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर है इसका मेन मकसद होगा कैरी बैग्स को बनाना जिसमें सामान रख के ले जाया जा सकता है। उसके बाद और भी टाइप के बैग्स बनाना, जैसे यहाँ पर इस प्रकार के ये बैग्स बनाए जाएंगे। ठीक है,
आप कह सकते हो ये बैग्स जो है प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर का है और इससे जो है पोल्यूशन भी कम होगा, जो प्लास्टिक है वो भी कम होती हुई नजर आएगी हमारे एनवायरमेंट के अंदर से। अगर हम बात करें, ये कुछ इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट है भारत के अंदर जो कि प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं और इसको पेपर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई पहला प्रोजेक्ट है भारत के अंदर ये। और जो ये इन्वेंशन है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ा हाथ है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कोशिश करी है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको हम लोग कम से कम करें, इससे फाइट करें। और अब यहाँ पर एक और सोल्यूशन आ चुका है कि हम लोग ये जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करेंगे पेपर बैग्स बनाने के लिए। हैंडमेड पेपर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्लास्टिक भी कम होगी, पोल्यूशन भी कम होगा, एनवायरमेंट हमारा सुधरेगा। उसका अगर हम लोग बात करें, जो ये प्रोडक्शन है वेस्ट प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर का, ये आपको दो ऑब्जेक्टिव इसके देखने को मिलेंगे। उसके दो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। ऑब्वियस ही बात है, रोजगार भी बढ़ेगा जब इन हैंडमेड पेपर्स की ग्रोथ देखने को मिले, बैग्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बैग्स बनाने के लिए रोजगार भी चाहिए होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। यहां पर जो हाई और लो डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन है, जो बर्बाद पॉलीथीन है, उसका इस्तेमाल किया गया है। देखो इससे ये फायदे तो अलग हैं, प्लस जो पेपर है ना उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये कैरी बैग्स के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनवेलप्स हो गया, जो लिफाफे होते हैं, फोल्डर्स हो गया, और भी बहुत सारी चीजें यहां पे बनाई जाएंगी इस प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल करके। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जैसे मैंने बताया इसके लिए पेटेंट ले लिया है भारत ने। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट है एक स्टैट्यूटरी राइट फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, मान लो आप हो, आपने कोई ऐसी चीज बना लिया कि दूसरा बंदा ना बना सके, इन्वेंशन कर लिया एक चीज का जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या करोगे? क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पर दूसरा बंदा इसको कॉपी कर ले और जो है वो कहे कि ये मैंने बनाया है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इस पे पेटेंट राइट ले लोगे। ठीक है, ये कॉपी इसको कर ही नहीं सकता। कॉपी करेगा तो इसके भाई देखो इसके प्रावधान है बहुत सारे, उससे जूझना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कॉपी करना भी है तो आपकी इजाजत चाहिए। अगर आप चाहोगे तो ही कॉपी कर पाएगा दूसरा बंदा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। उसके लिए यहाँ पे पेटेंट्स ले लिया जाता है। ये जो टर्म है ना पेटेंट, ये ग्रांट किया जाता है 20 साल के लिए। और ये जो पेटेंट सिस्टम है भारत के अंदर, इसको कौन गवर्न करता है, इसको कौन देखता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको गवर्न किया जाता है बाय द पेटेंट्स एक्ट 1970 के थ्रू। और ये जो पेटेंट एक्ट है ये लगातार अमेंड होता हुआ आया है, लगातार इसके अंदर हम लोगों ने बदलाव किए हैं। पेटेंट रूल्स को लगातार अमेंडमेंट किया है और लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि देखो यार, जो अपना इन्वेंशन है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट करेगा KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये क्या है इसके बारे में याद रख लेना, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो KVIC बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के दौरान। इसके थ्रू यहाँ पर इस एक्ट को, इस बॉडी को हम लोग लेकर आए और इसका मेन काम यही है, देखो यार, कि जो भी खादी और अदर विलेजेस इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, उनको प्रमोट करना, बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, जो खादी कपड़ा आपने देखा होगा, जो खादी है, ये सारी चीज़ें हैं जो विलेज की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको थोड़ा सा प्रमोट करने का यहाँ पे काम करता है। और खासकर इसका जो फंक्शन है, यानी कि जो ये KVIC किसके अंडर, किस बॉडी के अंदर काम करती है, तो वो काम करती है MSME के अंदर, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पे KVIC के साथ एसोसिएटेड हैं। और इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? जैसे हनी मिशन इनिशिएटिव हो गया, प्रोजेक्ट बोल्ड, लेदर मिशन, और यहाँ पर ग्रामोद्योग विकास योजना, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो इस टाइप की ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं KVI से ही एसोसिएटेड देखने को मिलेगा। ओके, नाउ उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट का। अगला एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पैंगोलिन के बारे में चर्चा हो रही है न्यूज़ में। क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या है, एक पैंगोलिन को बचाया गया है एक टीम के द्वारा। कहाँ पर? नोएडा के थ्रू। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, नोएडा में यहाँ पर एक टीम के द्वारा इसको बचाया गया और जाकर उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है। पैंगोलिन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है यहाँ पर कि देखो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर खतरे में पहुँच चुका है यार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पैंगोलिन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि याद रखनी है। जैसे कोई भी अगर जानवर आता है तो उसका स्पेसिफिक नेम ध्यान रखा करो, उसकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब कि एंडेंजर्ड है क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट चीज़ ये ध्यान रख करो कि कौन से, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, कहाँ से बिलोंग करता है। नाउ जो ये पैंगोलिन है,
इसको हम लोग स्कैली एंटीएटर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर इसको स्कैली एंटीएटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी आर्मर्ड प्लेटेड यहाँ पर स्किन देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार से खतरनाक सी स्किन है, कांटेदार, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी स्किन है और इसका काफ़ी खतरनाक इस्तेमाल करता है। ये अपने आप में पता है पूरा का पूरा बॉल बन जाता है, बॉल बनकर रोल करता है और मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इन चीज़ों से। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इसके जो लॉन्ग लॉन्ग क्लॉज है ना, ये क्या करता है, ये डिग करता है, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि गड्ढा करता है। गड्ढा क्यों करता है, ताकि जो दीमक होती है ना, दीमक को निकाल कर वो खा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो ये पैंगलिन है इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। 7 प्रजातियां हैं पैंगलिन की जो कि दुनिया भर में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 तो यहाँ पे इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। एक है इंडियन पैंगलिन जिसको बोलते हैं हम लोग मानिस क्रैसिकॉर्डेटा। उसके बाद है चाइनीज पैंगलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मानिस पेंटिडेक्लेटा, ओके, पेंटिडैक्टिला। तो यहाँ पर 2 ये स्पीशी आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करें जो इंडियन पैंगलिन के बारे में बात करें, जो कि मानिस क्रैसिकॉर्डेटा है, ये एक तरीके से पूरे कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा, साउथ ऑफ द हिमालयाज के अंदर भी देखने को मिलेगा, बट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ये नहीं पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। जो चाइनीज पैंगलिन है यह आपको आसाम के अंदर भी देखने को मिलेगा, ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्पीशीज हैं जो कि भारत के अंदर पाई जाती हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पे रहना पसंद करती हैं, तो जैसे बैम्बू फॉरेस्ट हो गए, जो बांस वाले जंगल हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स या फिर लाइमस्टोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, इन सभी जगह पर ये जानवर रहना पसंद करते हैं। थ्रेट क्या है, इनको खतरा क्या है, देखो खतरा बहुत है, इनकी पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, इधर से उधर बेचा जाता है, ठीक है। इनकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इनके जो स्किल्स बने ऊपर उसका इस्तेमाल किया जाता है, मीट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा खतरा है और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम भी हो चुकी है पैंगलिन की। उसके बाद हाईली ट्रैफिक्ड मैमल है, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा तस्करी होती है, इधर से उधर यहाँ पर बेचा जाता है, बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है इस मैमल की, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे रोड्स हैं, रेल्स हैं, जो कि एक तरीके से यहाँ पर उसके माध्यम से इनकी तस्करी होती हुई नजर आती है। बात करें इस पैंगलिन के प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो अगर हम लोग IUCN के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो ये पैंगलिन है ये रेड लिस्ट का पार्ट है। IUCN आपको ये देखने को मिलेगा इसके रेड लिस्ट का पार्ट है। रेड लिस्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आपको ये देखने को मिलेंगी। कोलैप्स्ड मतलब जानवर की प्रजाति खत्म हो चुकी है, उसको भूल जाओ भाई। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत ही ज्यादा खतरे में है, उसको प्रोटेक्शन देनी है। इंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, प्रोटेक्शन तब भी यहां पर उस जानवर को देनी ही होगी। तो जो इंडियन पैंगलिन है वो तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, मतलब कि खतरे में है, प्रोटेक्शन देखो प्रोवाइड करवानी होगी तभी हम इनकी जनसंख्या को बचा सकते हैं। जो चाइनीज पैंगलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको भी प्रोटेक्शन देनी होगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेट होने वाला है आपका GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आर्टिकल यहाँ पे चर्चा करता है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि देखो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले रही है लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, और वो जो लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं उनको प्रमोट करने के लिए। नाउ ये जो 8th शेड्यूल है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, अब हम डिस्कस करेंगे। देखो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि भारत के अंदर बोली जाती हैं, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो पूरा का पूरा ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आपको ये सारे आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें लास्ट वाले आर्टिकल 351 की, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है कि आपको जो हिंदी लैंग्वेज है उसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करता है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करता है, ध्यान रखना। और आज के टाइम पर देखो कोई भी ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किसी भी लैंग्वेज के लिए कि उसको यहाँ पर 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए, कोई भी ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं उसके रिगार्डिंग यहां पर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 8th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, उसके अंदर आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। 22 लैंग्वेजेस यहाँ पर सारे नाम हैं, यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। आसमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी, ये सारी आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये कहाँ पे लिखा है, वो लिखा है हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन लैंग्वेजेस के अंदर जो शुरुआती वाली 14 लैंग्वेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगी। सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1967 के थ्रू, याद रखना ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो बाकी जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है, अब यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये लास्ट वाली जो लैंग्वेजेस हैं इनको ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। ओके, नाउ अगर हम बात करें कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में अगर चर्चा करें तो लगभग 6 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगा जिनको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। वो 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, वो है तमिली,
ठीक है। तमिल है, इसको डिक्लेयर किया गया था 2004 में कि एक क्लासिकल लैंग्वेज है। संस्कृत को डिक्लेयर किया गया 2005 में, कन्नड़ को डिक्लेयर किया गया 2008 में, तेलुगु को डिक्लेयर किया 2008 में, मलयालम को डिक्लेयर किया 2013 में, ओडिया को डिक्लेयर किया 2014 में। तो यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, आपको ध्यान रखना है। इन सबको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरीज के अंदर डाला गया है। अब देखो कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, वो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस देता है कि देखो जो क्लासिकल लैंग्वेज उसकी पहचान कैसे होगी, जो कि बहुत पुरानी है, इतिहास में देखने को मिल रही है 1500 से लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 15 से लेकर 2000 ईयर्स के पीरियड तक का यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरीज के अंदर डाला गया है। बहुत एंशिएंट लिटरेचर्स लिखे गए हैं, टेक्स्ट लिखे गए हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन उसका देखने को मिला है। ठीक है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है उससे बिल्कुल अलग है, तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर बोला गया है। अब देखो आज के टाइम पर सरकार प्रमोशन क्या कर रही है, इस प्रमोशन से बेनिफिट क्या होगा। देखो जब एक बार लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह नोटिफाई किया जाएगा तो जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको प्रमोट करने के बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला कि देखो 2 मेजर एनुअल अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस के अंदर जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस होंगे, यानी कि जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस होंगी इनके लिए यहाँ पर इंटरनेशनल अवार्ड्स प्रोवाइड किया जाएंगे हर साल। उसके बाद जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस उसको सेटअप किया जाएगा, मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जो भी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर सीट्स छोड़ी जाएंगी, किसके लिए, क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए, मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा और यहाँ पर ये चीज़ें ग्रो होती हुई नजर आएंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमने शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर, देखेंगे आज के हमारे शॉर्ट आर्टिकल्स। शॉर्ट आर्टिकल्स के अंदर जो पहली कैटेगरी आएगी वो आएगी स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन का पहला आर्टिकल बात करता है नीरज चोपड़ा के बारे में। कल और परसों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, 23 साल के ये एक तरीके से जैवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा। एक तरीके से टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ये भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हैं, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशी की बात है, प्लस भारत पूरे इंडिया को गर्व है इनके ऊपर। अगर हम बात करें जो गोल्ड मेडल है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, वो है जैवलिन। जैवलिन जो फेंकते हैं, ठीक है, जैवलिन थ्रोवर के अंदर यहाँ पर इन्होंने ये एक तरीके से मुकाम हासिल किया है। और आप कह सकते हो ये इनका जो बेस्ट थ्रो था जहाँ पर इनको ये मेडल मिला है वो है 87.58 मीटर का ये बेस्ट थ्रो था और गोल्ड मेडल जीता है इसी के साथ। उसके साथ यहाँ पर ये पहले इंडियन एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। उसके बाद इंडिया का जो सेकेंड सिल्वर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो कौन है, वो है एक तरीके से आपका सॉरी ये इंडिया के सेकेंड एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं, किनके बाद, अभिनव बिंद्रा के बाद। अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था बीजिंग 2008 के अंदर। उसका अगर हम लोग बात करें इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रही है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। और नीरज चोपड़ा जो है आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो नायब सूबेदार भी हैं, लगभग 4 राजपूतान राइफल्स जो इंडियन आर्मी के अंदर हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बड़े हुए हैं हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, और साथ ही साथ यहाँ पर जेवलिन थ्रोअर इन्होंने चूज़ किया और यहाँ पर ये गोल्ड मेडल लेकर आ चुके थे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2018 में। फिर उसके बाद 2018 के एशियन गेम्स में भी यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है भारत के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है एक और मेडल मिला है भारत को, वो है ब्रॉन्ज मेडल। वो कौन लेकर आए हैं, वो है बजरंग पूनिया। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने जो है कांग्रेचुलेशन किया है, बधाइयाँ दी हैं बजरंग पूनिया को, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर। और जो ये एक मैन फ्री स्टाइल रेसलर हैं 65 kg इसके अंडर यहाँ पे जो वेट कैटेगरी है इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने रेसलिंग करी थी। हरियाणा से ये भी बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें ये ऐसे एक लौते इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो कजाकिस्तान के एक फाइटर थे उसको हरा के। उसके बाद यहाँ पर जो ये बजरंग पूनिया है इनके मेडल के अलावा भी आप कह सकते हो इनका जो मेडल है ये इंडियन रेसलर्स हैं, सॉरी अगर हम लोग बात करें जो भी इंडियन रेसलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है उसके अंदर अगर हम बात करें काफ़ी बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें रवि दाहिया ने भी एक सिल्वर मेडल हासिल किया है 57 kg कैटेगरी के अंदर। तो मतलब इंडिया के पास लगभग अब की बार टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक्स 2020 हुए हैं वहाँ पर 7 मेडल हार चुके हैं अब की बार। 2012 के अंदर जो लंदन गेम्स हुए थे वहाँ पर सुशील कुमार ने भी एक सिल्वर मेडल जीता था, योगेश्वर दत्त ने यहाँ पर एक ब्रॉन्ज जीता था, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। आज का लास्ट आर्टिकल चर्चा करता है गुरुद्वारा थाला साहिब के बारे में। अब यहाँ पर क्या है कि देखो जो इंडिया है वो आज के टाइम पर निंदा कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया निंदा किसकी कर रहा है, तालिबान की। अफगानिस्तान के अंदर जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत सारी जगह पर कब्जा कर चुका है। तो क्या कर रहा है तालिबान ने, अगर हम लोग बात करें तो एक गुरुद्वारा थाला साहिब है वहाँ पे एक तरीके से वहाँ का जो फ्लैग है फ्लैग को हटा दिया है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से फ्लैग को हटाकर और पेड़ पे टंगवा दिया है, पेड़ से टाई अप कर दिया है। और ये जो गुरुद्वारा साहिब है ये गुरुद्वारा ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पख्तिया प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान
के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये काम किया गया है तालिबान के द्वारा। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, इसको विजिट किया गया है हमारे श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान यहाँ पर विटनेस करता है कि जो ये आप कह सकते हो कि अब तालिबान के अंदर पूरा का पूरा वायलेंस क्रिएट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं यूएस के जो जवान एक तरीके से वहाँ से विड्रॉ कर चुके हैं, उसकी वजह से पूरा का पूरा वायलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यूएस के जवान ऑब्वियस सी बात है विड्रॉ करने के बाद यहाँ पर काफ़ी हद तक बवाल देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ इसी के साथ करते लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को गाइस सारे जितने भी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सारे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।